अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, ईआर मॉडल या फिर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है क्या। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बेसिकली डाटा की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी डाटा है, अगर आप उसको लॉजिकली रिप्रेजेंट कर दें तो आप कह सकते हैं कि उसका ईआर मॉडल तैयार हो गया है। ईआर मॉडल सिस्टम के अंदर तमाम चीज़ें भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इवेंट हो सकते हैं। आपके सिस्टम के अंदर जो जो चीज़ें हैं उनको एज एंटिटीज़ कंसिडर करता है और वो देखता है कि उन तमाम एंटिटीज़ का एक दूसरे के साथ लिंक क्या है। अगर कोई एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के साथ एसोसिएटेड है तो उनका क्या रिलेशनशिप है। ईआर मॉडल के हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है हमारे पास कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी। कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी से क्या मुराद है कि हमारे पास जो ईआर मॉडल है वो डेटाबेस का कॉन्सेप्चुअल व्यू जो है वो बहुत सिंपल और आसान वे में रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से हमारे पास डेटाबेस चाहे जितनी भी आपकी कॉम्प्लेक्स हो, ईआर मॉडल के थ्रू डेटाबेस को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम एंटिटीज़ की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि वो सारी की सारी एंटिटीज़ एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं और उनका क्या रिलेशनशिप है। सेकेंड है हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि हमारा ईआर मॉडल डायग्राम की फॉर्म में सारी एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। उनके दरमियान जो जो रिलेशनशिप है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू जो है उनको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज़ अगर आपको पिक्चर की फॉर्म में दिखाई जाए तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाती है, बजाय इसके कि आपको पूरा पैराग्राफ या पूरी बुक थ्योरेटिकल दे दी जाए पढ़ने के लिए, तो उससे पढ़ के समझना मुश्किल है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारा ईआर मॉडल आपके पास डेटा की या पूरे डेटा पीस की विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, जिससे हमारे पास चाहे हमारा डिज़ाइनर है, चाहे डेटाबेस का प्रोग्रामर है, चाहे हमारा मैनेजर है, उनको अंडरस्टैंड करना जो है चीज़ों को वो बहुत आसान हो जाता है। थर्ड है हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल। ईआर मॉडल इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल के तौर पे किस सेंस में यूज़ हो रहा है कि आपका जो डिज़ाइनर जो डिज़ाइन कर रहा है आपकी डेटाबेस को, उसने सारे के सारे डाटा की जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है या डिफरेंट व्यूज़ हैं वो समझाने होते हैं आपके प्रोग्रामर को या मैनेजर को, या उनकी आपस में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी डेटाबेस को तैयार करने के लिए। तो ईआर मॉडल के थ्रू आप डिफरेंट डाटा के व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं और उन व्यूज़ के थ्रू चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ईजी है, यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। लास्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड विथ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। आपका ईआर मॉडल जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के साथ कनेक्टेड है। तो इस वजह से हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जिसमें हम सारे का सारा जो डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस या उसकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास एंटिटी। एंटिटी किसको कहते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एंटिटी इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट फॉर विच डेटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड। यानी कि कोई भी इंसान, जगह, चीज या कोई इवेंट या वाकया जिसके बारे में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे सिस्टम में एंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉलेज सिस्टम में इंक्लूड एंटिटीज लाइक स्टूडेंट, टीचर एंड क्लास। कॉलेज के सिस्टम की एग्जाम्पल ली हुई है, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट एंटिटी हो सकती है, टीचर हो सकती है, क्लास हो सकती है, और इसके अलावा डिपार्टमेंट हो सकता है, आपका एडमिन ऑफिस हो सकता है, आपका एग्जाम हो सकता है एंटिटी। नीचे एग्जाम्पल्स डिस्कस की हुई हैं। एज पर्सन किस किस तरह की एंटिटीज हम कंसिडर कर सकते हैं, टीचर, प्लेयर, डॉक्टर, लॉयर। ठीक है, ये तमाम एंटिटीज है हमारे पास। प्लेस के हवाले से देखें तो हमारे पास कोई भी कंट्री, कोई भी सिटी, कोई भी विलेज, किसी भी जगह का नाम वो हमारे पास एंटिटी बन सकता है। और इवेंट के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी इवेंट हो सकता है, जैसे आपके कॉलेज में एडमिशन्स के लिए
सर्टन टाइम होता है कि जिस टाइम पे आपके एडमिशन ओपन होते हैं, तो वो हमारे पास एक इवेंट कहलाता है। एक सर्टन टाइम होता है जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, तो वो हमारे पास एक इवेंट है। तो ये जो है इनको भी हम एंटिटीज के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल सिंबल का यूज करते हैं, और जो भी आपके पास एंटिटी का नाम होता है उसको कैपिटल लेटर में हम रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल में रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर स्टूडेंट लिखा है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप क्या है? अ सेट ऑफ एंटिटीज विथ सेम एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एंटिटी टाइप। यानी कि ऐसी एंटिटीज का सेट जिनके अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स सेम हो, मतलब उन तमाम एंटिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हों, खुसूसियात एक जैसी हों, तो उन एंटिटीज के सेट को हम कहेंगे कि ये एक हमारे पास एंटिटी टाइप बन गया है। ऑल द एंटिटीज इन एन एंटिटी टाइप शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उनके एट्रीब्यूट या खुसूसियात एक तरह की होंगी। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटिटी क्लास। एंटिटी टाइप का दूसरा नाम हमारे पास एंटिटी क्लास भी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट इज एन एंटिटी क्लास, ठीक है, इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। जैसे एक स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होंगी, या एक स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? उस स्टूडेंट का कोई नाम होगा, कोई एड्रेस होगा, कोई फोन नंबर होगा, ठीक है, कोई क्लास होगी उसकी। अगर किसी दूसरे स्टूडेंट को कंसिडर करें तो उसके साथ भी यही एट्रीब्यूट्स अटैच होंगे आपके पास। उसकी क्लास होगी, कोई नेम होगा, कोई फोन नंबर होगा, कोई कोई एड्रेस होगा उसका, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के साथ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो लिंक्ड हैं। तो इन तमाम एंटिटीज के सेट को हम कहेंगे कि ये मिलके एक एंटिटी टाइप या एक एंटिटी क्लास बना रहे हैं। लेट्स सपोज आपके कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट है वो सारे मिलके एक एंटिटी टाइप बनाएंगे या एक एंटिटी क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एंटिटी इंस्टांस। एंटिटी इंस्टांस किसको कहते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। A member of an entity class is also known as entity instance. It is also known as entity occurrence. Each entity instance of an entity type has its own value for each instance. For example, student Abdullah of student entity type is an instance. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि entity class का हर member हमारे पास क्या कहलाता है, एंटिटी क्लास का हर मेंबर हमारे पास क्या कहलाता है, एंटिटी इंस्टांस। जैसे पीछे हमने एग्जांपल देखी थी, ये हमारे पास एक एंटिटी क्लास पूरी की पूरी, उसका मेंबर कौन कौन से हैं, ये सारे स्टूडेंट्स, ये सब स्टूडेंट्स जो हैं ये इसके मेंबर्स हैं। ये ही वो बात कर रहे हैं कि एंटिटी क्लास का हर जो एक मेंबर है उसको हम कहते हैं ये एक इंस्टांस है उस पर्टिकुलर एंटिटी क्लास का। तो यहाँ पे हमारे पास मेंबर कौन है, स्टूडेंट। अगली बात वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू से रिलेटेड। ईच एंटिटी इंस्टांस ऑफ एन एंटिटी टाइप हैज इट्स ओन वैल्यू फॉर ईच इंस्टांस। मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर जो पहला बॉक्स है हमारे पास, इस एंटिटी के अंदर स्टूडेंट के अपनी वैल्यूज आएंगी, यानी कि हर स्टूडेंट का अपना नाम होगा। लेट्स सपोज जैसे हमने यहाँ यूज किया है, स्टूडेंट का नाम अब्दुल्ला है, उसका रोल नंबर 1 है, क्लास उसकी BA है। जो दूसरा स्टूडेंट है उसका अपना नाम होगा, लेट्स सपोज उसका नाम अली है। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हर इंस्टांस की अपनी वैल्यूज होंगी, एट्रीब्यूट सेम होंगे उन सबके, लेकिन उन एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यूज आएंगी वो हर एक की अपनी अपनी आएंगी। हर एक का अपना नाम होगा, हर एक का अपना एड्रेस होगा, अपना फोन नंबर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंटिटी सेट। अ सेट ऑफ all entities in a particular entity type in the database at a given point of time is called an entity set. क्या मतलब है इसका, यानी कि तमाम एंटिटीज एक ही एंटिटी टाइप की। जैसे आपने पीछे एग्जांपल ली थी, हमारे पास एंटिटी टाइप हमने क्या कंसिडर की थी, क्लास। ये हमारे पास क्लास एक एंटिटी टाइप थी जिसके अंदर ये सारी एंटिटीज मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, एंटिटी सेट किसको कह रहे हैं कि ऑल एंटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप,
एक एंटिटी टाइप की तमाम एंटिटीज डेटाबेस के अंदर जो मौजूद हैं एक टाइम में, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पे आपकी डेटाबेस के अंदर एक एंटिटी टाइप की जितनी भी एंटिटीज मौजूद हैं उनको हम कहते हैं कि ये एक एंटिटी सेट है हमारे पास। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे जो पीछे हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया हम उसी को लेके चल रहे हैं। एन एंटिटी सेट स्टूडेंट में कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। हमारे पास एक कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट है वो सारे मिलके एक एंटिटी टाइप बना रहे हैं, और अगर उन सब को हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दें तो एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेजेंट एट अ टाइम, हमारे पास कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट होंगे जिनका डाटा है उन डेटाबेस में, वो हमारे पास कहलाएंगे एंटिटी सेट। नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट को हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, यानी कि एक एंटिटी की जितनी भी खसूसियात होंगी हमारे पास वो कहलाएंगी हमारे पास एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट की एग्जाम्पल हम बहुत दफ़ा ले चुके हैं कि स्टूडेंट की क्या क्या एंटिटीज हो सकती हैं। उसका कोई नाम होगा, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, क्लास होगा। टीचर की बात कर लेते हैं, टीचर की क्या क्या एंटिटीज होती हैं, हो सकती हैं। टीचर का कोई नाम होगा, उसका कोई आईडी होगा, उसका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा जो वो पढ़ाता होगा, उसकी कोई ना कोई क्लास होगी, कोई ना कोई कॉलेज होगा जिससे वो लिंक्ड होगा। तो ये तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो टीचर के हैं। एज अ नॉर्मल पर्सन क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? कोई भी एक इंसान है, उस इंसान का कोई नाम होगा, उसका कोई एड्रेस होगा, उसका कोई फ़ोन नंबर होगा, उसका कोई CNIC नंबर होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ये करेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये एट्रीब्यूट हैं। अपनी डेटाबेस की टर्म में हम उनको एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओवल सिंबल यूज़ करते हैं। ओवल सिंबल के अंदर जो भी एट्रीब्यूट का नाम हो वो लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है नेम, नेम एट्रीब्यूट है और ओवल सिंबल के अंदर हमने इसको शो करा दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट डोमेन। एन एट्रीब्यूट डोमेन इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। ऑल द एट्रीब्यूट्स हैव डोमेन। एट्रीब्यूट है क्या? सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट, यानी कि एक एट्रीब्यूट के अंदर जो जो पॉसिबल वैल्यू हम एंटर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट डोमेन, उस एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। हर एट्रीब्यूट की अपनी डोमेन होती है। मिसाल के तौर पे समझाने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट है मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स मैक्सिमम लेट सपोज हमारे पास 1 से 100 या 0 से 100 तक हो सकते हैं। तो मार्क्स के कॉलम में वैल्यू कहाँ तक आ सकती है? 0 से 100 तक। ना तो 100 से ऊपर आएगी क्योंकि 100 से ऊपर मार्क्स होते ही नहीं है, और ना ही 0 से नीचे आएगी। तो हम कह सकते हैं कि 0 से 100 जो है वो हमारे पास डोमेन बन जाएगी मार्क्स की। या यहाँ पे परसेंटेज की एग्जांपल ली हुई है। फॉर एग्जांपल द डोमेन फॉर द एट्रीब्यूट परसेंटेज इज 0 to 100। परसेंटेज भी हम कैलकुलेट करते हैं तो 0 से 100 तक की रेंज बनती है। मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं 0 से 100, ये जो वैल्यूज़ हैं ये डोमेन बन जाएंगी किस एट्रीब्यूट की? परसेंटेज की। परसेंटेज के एट्रीब्यूट में यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो 0 और 100 से लेकर हो सकती है, इनसे बाहर नहीं आ सकती। इस तरह और भी जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे सबकी कोई ना कोई हमारे पास डोमेन होगी। GPA है आपके पास तो CGPA की क्या डोमेन होगी? 0 से 4 तक ही होती है ना हमारे पास CGPA। बाज़ जगहों पे 5 भी होती है, तो ये डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पे। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। अ रिलेशनशिप इज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। द एंटिटीज दैट participate in a relationship are known as participant. A relationship may be between different entities or between an entity and itself. Relationship है हमारे पास लॉजिकल कनेक्शन। डिफरेंट एंटिटीज का एक दूसरे के साथ क्या लॉजिकल कनेक्शन है उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। जो भी एंटिटीज
उस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट। रिलेशनशिप हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ का भी एक दूसरे के साथ हो सकता है और एक ही एंटिटी का अपने साथ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल नीचे दी हुई है, दो एंटिटीज़ है, एक टीचर है हमारे पास और एक स्टूडेंट है। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, टीचर टीचिस स्टूडेंट। टीचर जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो ये इनका रिलेशनशिप बन रहा है एक दूसरे के साथ। एक ही एंटिटी की एग्जांपल लेना चाह रहे हैं तो उसमें हम ले सकते हैं जैसे पर्सन, एक पर्सन के एंटिटी है हमारे पास, उसका दूसरे पर्सन से क्या लिंक बनेगा, अ पर्सन लिव्स विद अनदर पर्सन, तो लिव्स का रिलेशनशिप बनेगा। जैसे फैमिली में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो हम सारे जो है वो पर्सन है, एंटिटीज बन गए, और एक दूसरे के साथ रहना यानी कि लिव जो है वो रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इज नोन एज सिंपल एट्रीब्यूट। यानी कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड ना कर सकें उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक एट्रीब्यूट। दूसरा नाम क्या है इसका, एटॉमिक एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारे पास एंटिटी है और एट्रीब्यूट का नाम हमने क्या लिया है, जेंडर। अब जेंडर को फर्दर आप किसी पार्ट में डिवाइड तो नहीं ना कर सकते, जेंडर एक ही होगी, या मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। उसके अलावा फर्दर डिवीजन तो नहीं ना हम कर सकते, छोटे पार्ट्स में जेंडर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम कहेंगे कि ये सिंपल एट्रीब्यूट है। और क्या एग्जाम्पल हो सकती है इसकी, जैसे एज। एज भी एट अ टाइम एक ही होगी ना, आप कितने साल के हो, 15 साल के हो, 16 साल के हो, 20 साल के हो, एट अ टाइम एक ही ईयर लगेगा। ये नहीं होगा एक ही टाइम में आप 20 साल के भी हो और 25 साल के भी हो। तो ऐसा एट्रीब्यूट हमारे पास कहलाता है सिंपल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है, एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट। ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकें वो हमारे पास कहलाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे कि एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, एड्रेस के अगर हम छोटे पार्ट्स बनाना चाहें तो क्या क्या बन सकते हैं। हर एड्रेस के अंदर आपके पास हाउस नंबर आता है, स्ट्रीट नंबर आता है, कॉलोनी आती है, सिटी आती है, कंट्री आती है, ठीक है। अब ये सारी जो है इनको हम अलग भी कर सकते हैं, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कॉलोनी, सिटी, कंट्री। तो ये जो है फर्दर छोटे पार्ट्स बन जाते हैं एड्रेस के। कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकें वो हमारे पास कहलाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। और एग्जांपल लें अगर हम तो कौन सा हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ अगर हम पूरी लिखें तो हम जैसे लेट्स सपोज कोई भी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1990, तो हम यहाँ पे पार्ट्स बना सकते हैं। डे कौन सा है, ठीक है, मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है। तो हम इसके भी 3 कंपोनेंट्स बना सकते हैं या 3 पार्ट्स बना सकते हैं। तो ये भी हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट यानी कि ऐसे एट्रीब्यूट जिनके अंदर हम सिंगल वैल्यू एंटर कर सकते हैं। जैसे कि एज, एन एट्रीब्यूट that may contain single value is called single valued attribute. For example, age of a person at a time, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक पर्सन की एक ही एज होगी, अगर वो 20 ईयर्स का है या 25 का है, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो वो तमाम एट्रीब्यूट जिनके अंदर सिंगल वैल्यू आएगी वो हमारे पास कहलाते हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे किसी भी पर्सन का नेम एट अ टाइम ऑफिशियली, एक बंदे का हमारे पास एक ही नाम होता है ना, तो नेम भी हमारे पास किस में आएगा, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो इस तरह तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे पास सिंगल वैल्यूड कहलाते हैं जिनके अंदर हम सिंगल वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट दैट मे कंटेन 2 और मोर वैल्यूज इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज एंटर कर सकते हैं वो हमारे पास कहलाता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन हैव 2 और मोर कॉलेज डिग्रीज। पर्सन या स्टूडेंट
कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो कि एट अ टाइम एक पर्सन के पास 2 या 2 से ज़्यादा कॉलेज की डिग्रीज हो सकती हैं। हो सकता है उसने बीए भी किया हो, बीएससी भी किया हो, या आपके पास एफए की भी डिग्री है, बीए की भी डिग्री है। तो ये जो सारी डिग्रीज हैं वो एक ही एट्रीब्यूट के अंदर आएंगी, जिसकी भी हो वो। ठीक है, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हम किसको कह रहे हैं? वो एट्रीब्यूट जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज एंटर कर सकें। और कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं? जैसे फ़ोन नंबर, एट अ टाइम हम उसमें 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज लिख सकते हैं। एक पर्सन के 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या आ सकता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में? स्किल्स की बात करें या हॉबीज़ की बात करें तो एक टाइम में एक पर्सन की बहुत सारी हॉबीज़ हो सकती हैं। रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग। एट अ टाइम एक पर्सन की हॉबीज़ हो सकती हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट कौन सा है? एन एट्रीब्यूट दैट इज स्टोर्ड इन डेटाबेस इज कॉल्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। दीज आर स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड फ्रॉम डेटाबेस। वो तमाम एट्रीब्यूट जो हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देंगे वो हमारे पास कहलाते हैं स्टोर्ड एट्रीब्यूट। जैसे पीछे हम बात कर रहे थे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की। स्टूडेंट है, इसका एट्रीब्यूट है जेंडर है, डिग्री है। अगर ये डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है तो ये हमारे पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट कहलाएंगे। नेक्स्ट है derived attribute. An attribute that is not stored in database but derived from another value is called derived attribute. derived attribute हमारे पास ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमारी डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड नहीं होगा, लेकिन अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम उसको हासिल कर सकते हैं किसी और एट्रीब्यूट की वैल्यूज से। ठीक है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद नहीं होगा, लेकिन हम उसको हासिल कर सकते हैं किसी और एट्रीब्यूट की वैल्यू से जो हमारी डेटाबेस के अंदर मौजूद होंगी। फॉर एग्जाम्पल, एज ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी डिराइव फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हमारे पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद है। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता हो तो हम इजीली एज कैलकुलेट कर सकते हैं, और एज हमारे पास क्या बन जाएगा? डिराइव्ड एट्रीब्यूट, क्योंकि इसकी वैल्यू हम डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं है। जो भी डिराइव्ड एट्रीब्यूट है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ एज जो है हमारे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, ये डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, और ये जो डबल ओवल सिंबल है ये हम यूज़ कर रहे हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए। यहाँ मैं आपको बताना भूल गई, इसके लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो डबल ओवल सिंबल यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।